गजाल, अगर हम नॉर्मली देखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है उसके बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि वो कंट्रोवर्सीज बनाना भी जानते हैं और समवेयर वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्पॉटलाइट एंड लाइमलाइट, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। क्या ये जानबूझकर किया गया, मतलब मैच अगर अच्छा नहीं जा रहा तो उसमें एक हाइप क्रिएट करने के लिए रिजवान को टारगेट करके बिला वजह कंट्रोवर्सी बनाने के लिए भी किया जा सकता है? अच्छा, इसमें आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन। या You might disagree with me, which you probably will. लेकिन अब इसमें मेरा ये ख्याल है कि देखिए, for a moment let's forget that Rizwan is a Pakistani national. ठीक है, बड़ा अनबायस्ड होकर हम देखते हैं। Let's look at him as a cricketer. रिजवान का स्ट्राइक रेट 101 का रहा है पूरे टूर्नामेंट में, बाबर का भी 106 का रहा है। चलो, रिजवान अब पीछे 2-3 ओवर रह गए थे, कैप्टन ने फैसला किया कि जी रिजवान इज प्लेइंग वेरी स्लो। 101 102 का स्ट्राइक रेट था मेरे ख्याल से तब भी उनका। हाँ. तो द कैप्टन डिसाइडेड कि ओके इट्स टाइम कि हम किसी और बैट्समैन को भेजें, क्योंकि पीछे जो कम ओवर्स रह गए उसमें हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। रिजवान बीइंग द काइंड ऑफ प्ले स्टाइल ही हैज, उससे इतना नहीं होगा। सो विच इज व्हाई दे डिसाइडेड टू रिटायर हिम आउट और उसकी जगह किसी और को भेजा। अब ये देखें, लेट्स फॉरगेट के वो पाकिस्तानी है और एज अ क्रिकेट टीम के कैप्टन आपने फैसला किया जी, मैं क्योंकि मेरे लिए तो टॉप प्रायोरिटी ये है ना कि मैंने अपनी टीम को जिताना है। तो अब उसमें से आपको जो टीम के लिए बेहतर लगेगा वो करोगे। और अगर रिजवान बीइंग पार्ट ऑफ द टीम, अगर उसको भी पता है कि हाँ ठीक है मेरे से नहीं हो पा रहा या मैं इतना स्कोर नहीं कर सकता, जो अगला आएगा मे बी ही इज अ हार्ड हिटर, वो मेरे से ज्यादा बाउंड्रीज लगा दे, तो उसमें इट्स नॉट लाइक किसी को पर्सनली टारगेट किया गया कि अच्छा ये ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ये पाकिस्तानी नेशनल है, इसको हम करते हैं, इससे हमें व्यूज भी आ जाएंगे, ये वो ये। आई थिंक इट्स नथिंग पर्सनल, वी शुड नॉट टेक इट पर्सनली एट ऑल। जिस तरह से अगर आपका बॉलर को उठा रहा होता है तो आप उसको फिर स्पेल उसका कंटिन्यू नहीं कराते, आप बॉलर भी तो चेंज कर लेते हो ना। तो आई थिंक रास्ते में थोड़ी छोड़ देते हैं कि 3 बॉलें करवाई हैं उसने तो उसको जी छोड़ दो। वो वाले भी तो एसओपीज है ना। नहीं, अब देखो ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब उसने 4 बॉल्स करवाई हैं और उसको 4 छक्के लग रहे हैं। वो वेला लगे को लगे थे, हाँ, उसको छक्के जब लग रहे थे तो उसका क्या मतलब है कि दूसरा कप्तान जो है वो उसको बाहर बुला ले कि भाई तेरे से बॉलिंग नहीं हो रही है, तू छोड़, ये दूसरा जो है वो। इज इट द फर्स्ट टाइम कोई रिटायर ऐसे इस तरह के रिटायर बिग बैश में तो ऐसे ही हुआ ना। पाकिस्तानी पहला ना, पाकिस्तानी पहला है। और आप देखें इमाद वसीम को सीपीएल में करवाया था ना उन्होंने। हाँ, तो वी कैन नॉट फॉरगेट कि ये पाकिस्तानी पहला है बीबीएल में, लेकिन इससे पहले भी खिलाड़ियों को इस तरह से रिटायर आउट कराता गया कि वापस आ जाए पवेलियन में। नीड ऑफ द आवर ये है, हमें इस तरह से खेलना है, तो इसलिए अब दूसरा प्लेयर आके खेलेगा। आई एम अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग वी शुड टेक पर्सनली। आज पे हम कह दें कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, नेशनल इमेज के खिलाफ कुछ ऐसा हुआ है। एक खिलाड़ी है, क्रिकेट टीम का हिस्सा है, जो उस टाइम टीम को जो जरूरत थी उस तरह से नहीं खेल रहे थे, इसलिए उनको रिप्लेस करके दूसरे को भेज दिया गया। एंड आई डोंट थिंक रिजवान भी इसको इतना सीरियस लेंगे कि भाई मेरी इज्जत के खिलाफ कुछ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। नहीं, बट ठीक है, मतलब आपने तो इशू ही खत्म कर दिया ना सारा ये बात करके कि बस ठीक है मिस कराओ, जो हो गया सो दैट्स फाइन। लेकिन इस तरह आई थिंक कि एम्बैरेसिंग तो था, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ तो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आई थिंक इज मोर एम्बैरेसिंग ये कि रिजवान को खुद अब अपनी परफॉर्मेंस पे भी देखना चाहिए कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रही। वाई अभी रिजवान ने भी अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं ना, 8 मैचेस खेले हैं, कोई 150 गेंदें खेल चुके होंगे, 100-150, एक छक्का उनका। ऐसे ही है। बाबर ने भी 150 के करीब गेंदें खेली हैं, उनके मेरे ख्याल से 3 छक्के हैं। तो अब बीबीएल की रिक्वायरमेंट भी देखना होगा ना कि अब लेट्स फॉरगेट कि ये है वो है ये है, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट कि हमसे क्यों नहीं हो पा रही परफॉर्मेंस। अगर हम परफॉर्म अच्छा करेंगे तो कोई हमें थोड़ी ना रिटायर करेगा, क्योंकि उनको हमारे पे भरोसा भी होगा। उनकी निस्बत हसन खान अच्छा बेहतर परफॉर्म, बहुत बेहतरीन खेल रहा है, उन दोनों से बेहतर है बाबर रिजवान से। बाबर रिजवान से बेहतर, लास्ट इनिंग 46-47 मेरे हाल में उसने रन किए। अच्छा कादिर, देखिए मतलब जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात हो रही है, बिल्कुल गजाल का ओपिनियन इसके ऊपर मैं इसको सेकंड करूंगी कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब जो हुआ दैट इज एम्बैरेसिंग, दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड एवरीथिंग। लेकिन दूसरी तरफ अगर परफॉर्मेंस की बात हम करें, रिजवान या बाबर हमारे टॉप प्लेयर्स हैं और जिस तरह से वो परफॉर्म करें, नोइंग द फैक्ट कि दे विल बी द पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप, आपको लगता है कि मतलब ये भी एक मुनासिब तरीकाकार नहीं है? अगर आप बाकी की सीरीज भी नहीं खेल रहे हैं, बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं और आप लीग्स के अंदर खेल रहे हैं, तो कम से कम लीग्स में तो वो कॉन्फिडेंस लेकर आए कि जो वर्ल्ड कप में हमारे काम आए। अगर आप लीग्स में इस किस्म की एम्बैरेसमेंट्स लेकर आएंगे तो आप वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्म करेंगे? देखिए मेरी कल भी वही स्टांस था कि अगर आपके प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो उनके नामों पर ना जाएं, उनके नामों पर उनको सिलेक्ट ना करें, और जो उनकी परफॉर्मेंस है, अगर खुदा ना खास्ता बाबर की यही परफॉर्मेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और आगे लेकर जाते हैं वो वर्ल्ड कप में,
वर्ल्ड कप में नहीं चलते तो एक बाबर के प्रेशर की वजह से नीचे भी लोगों पे प्रेशर आता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज जो है वो मैटर करती है कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। अब आपकी बिग बैश ऑब्वियसली अच्छी नहीं गुजरी है, उससे पहले भी कुछ सीरीज हैं उसमें आप परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो फिर क्या बाबर जो है वो वर्ल्ड कप में क्या इसकी श्योरिटी है कि श्रीलंका में बाबर परफॉर्म करेगा? बिल्कुल। एक बाबर अगर परफॉर्म नहीं करता वर्ल्ड कप में तो क्या बाबर का फिर कैरियर खत्म हो जाएगा? सवालिया निशान है ना, काफी अरसे से लगा हुआ है। हाँ। एक दो मैच में अगर परफॉर्मेंस आई है तो उसके बलबूते पर अगर आपने बिग बैश में उसको एनओसी दिया कि आपने श्रीलंका सीरीज नहीं खेलनी, असूलन तो ये होना चाहिए था कि अगर बाबर स्क्वाड में है वर्ल्ड कप के तो आप फिर उसको अपनी बाबर को वर्ल्ड कप श्रीलंका स्क्वाड में शामिल करते, वहां पर उसकी परफॉर्मेंस पता लगती। उससे पहले उसकी तैयारी थी ना वहां पे श्रीलंका की। अब आप बिग बैश वहां पर खेल के आएंगे, तेज बॉलर, तेज पिचेस हैं, ग्राउंड की कंडीशन मुख्तलिफ है, उसके बाद आप फौरी तौर पर अगर आते हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपकी होती है तो यहाँ पर आकर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलते हैं, फिर उसके बाद आप श्रीलंका जाते हैं। तो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया सीरीज अगर आपकी वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस ना आई, प्रेशर आ गया, तो फिर कौन जिम्मेदार है कि जो बाकी पीछे प्लेयर्स पड़े हैं उनको बाहर बिठाया गया बाबर की वजह से, रिजवान आते हैं रिजवान की वजह से। तो क्या देखिए, अगर आपने परफॉर्मेंस वाइज आना है, अगर आपने वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखनी है, स्क्वाड देखना है, तो उसमें आपको फिर बड़े नामों पर नहीं जाएं। आपकी ये जो अभी टीम है करंट, ये बेहतरीन टीम है, इसमें लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आगा ने भी अच्छा परफॉर्म किया, ऊपर से साहिबजादा फरहान भी अच्छी फॉर्म में है, साइम अयूब लैग कर रहे हैं, फखर जमान हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास अगर आप आए बैटिंग में तो उस्मान खान है, उस्मान खान के साथ शदाब हैं, नवाज हैं, फ़हीम अशरफ हैं, दरमियान में अगर अब्दुल समद या हसन नवाज आते हैं वो हैं। तो ये चीजें आपको मैटर करती हैं। एक बाबर की वजह से आपको फिर पूरी लाइनअप चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और एक जिस तरह अभी शदाब आया, उस्मान तारिक को रिजर्व में सोच रहे हैं कि उधर डाल दें, लेकिन होना ये चाहिए कि आप उस्मान तारिक को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें एज ए स्पिनर प्लेइंग 11 में, क्योंकि उसका एक बॉलिंग एक्शन ऐसा है और उसकी वो जो स्पिन करता है बॉल और वो मिस्ट्री है वो अभी तक नहीं पड़ी गई किसी से। इंडिया के लिए भी उस्मान तारिक नया होगा। इब्रार को खेल चुके हैं, शदाब को खेल चुके हैं, नवाज को खेल चुके हैं इंडियन प्लेयर। हमारे पास जो पूल में इस टाइम पे पहले राउंड में जो बड़ी टीम है वो इंडिया है। हाँ। 15 तारीख को जो मैच है वो इंडिया वाला तगड़ा हमारा मुकाबला है। वैसे तो सारे ही तगड़े होंगे, लेकिन इंडिया वाला जो है वो हमारा तगड़ा इसलिए है क्योंकि हमारा जो ओपोनेंट है और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है वो इंडिया है उस ग्रुप में। उसके बाद तो वो सारे हम समझते हैं कि इजीली हम उसको विन कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ इंडिया हमें उस्मान तारिक को अगर हम प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करते तो हमारे लिए सेटबैक होने वाला है। उस्मान तारिक को रिजर्व में नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल में। वसीम जूनियर, हाँ, उसकी परफॉर्मेंस अगर नहीं आई तो वसीम जूनियर ठीक है रिजर्व में, अब्दुल समद रिजर्व में ठीक है। बट आपने अगर उस्मान तारिक को रिजर्व में रखा तो ये उसके साथ भी ज्यादती है और पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती है। आप चाहें तो ऊपर में से किसी को रिजर्व में डाल लें, या आपने रिजर्व विकेट कीपर भी एक रखना है। तो वो ख्वाजा नाफे को आपने ट्राई किया है? ख्वाजा नाफे को आपने ट्राई किया। हाँ। उस्मान खान आपके पास मौजूद है, आपके पास साहिबजादा फरहान मौजूद है। 3 विकेट कीपर ऑलरेडी आपके पास खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में। तो ख्वाजा नाफे 15 रुकनी स्क्वाड है, 15 रुकनी स्क्वाड में उस्मान तारिक को अंदर होना चाहिए। और 3 रिजर्व में अगर आपने रखना है तो फिर वो आप वसीम जूनियर रख लें, फिर आप अब्दुल समद या हसन नवाज में से किसी एक को रख लें, और तीसरा आपके पास ऑप्शन में माज सदाकत मौजूद है, माज सदाकत को रख लें।